Hello students, welcome to Shivaji Group of Institutions Online Classes of English. I am A.K. Dwivedi and today I am going to explain you from chapter number 4 titled as The Lake Isle of Innisfree. This means lake means jheel, isle means island, tapu, deep. Innisfree is a place in India. Okay, so open your book chapter number 4 and give full attention. Try to understand it seriously. Students, the writer of this poem is W.B. Yeats. Okay, W.B. Yeats. That means William Butler Yeats. In this poem, the poet describes the beauty. विद्यार्थियों, इस पोयम के माध्यम से कवि क्या करता है? डिस्क्राइब्स द ब्यूटी एंड पीसफुल सराउंडिंग्स. ब्यूटी मतलब सुंदरता, पीसफुल सराउंडिंग्स बहुत ही सुंदर वातावरण ऑफ द कंट्री साइड. कंट्री साइड दैट मीन्स ऑफ द रूरल एरिया फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी, यानी एक दूर ग्रामीण क्षेत्र का जहां पे नेचुरल ब्यूटी होती है. वेयर ही वांट्स टू बिल्ड अ कैबिन एंड लिव. वो दूर प्रकृति के स्थान में जाना चाहता है और वहां पर एक कैबिन, कैबिन मीन्स स्मॉल हाउस, छोटा सा घर बनाना चाहता है एंड लिव, वहां रहना चाहता है. ओके, तो स्टूडेंट्स वंस अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड इंट्रोडक्शन दैट मीन्स समरी ऑफ दिस पोएम. Before reading this poem, if you know summary well, then definitely you will understand the poem well. यानी विद्यार्थियों, किसी भी टॉपिक को पढ़ने के पहले अगर हमें उसके बारे में पूरी जानकारी है तो वो टॉपिक हमें अच्छे से समझ में आता है. तो इस पोएम का मेन मतलब समरी क्या है वो समझ लीजिए. इन दिस पोएम द पोएट मेंशंस an island which is known as Innisfree. It is a place surrounded by lakes all around. It is a very beautiful place with peaceful surroundings. The poet lived and spent some time in his childhood days, but now once again he wants to go there and wants to enjoy the beauty of this place. He wants to enjoy the beauty of natural things, buzzing of bees, singing of birds, smiling of flowers. Okay, he wants to have peace of mind and heart. वो इस जगह पर जाकर के मन की और हृदय की पीस यानी शांति को पाना चाहता है. बचपन में वो इस जगह गया था. ये एक ऐसी प्राकृतिक जगह है जो चारों ओर से झीलों से घिरा हुआ है. एक आइलैंड है जो बहुत ही पीसफुल है, बहुत ही सुंदर है. ओके, तो स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. हम पोएम को स्टार्ट करते हैं. I will arise and go now and go to Innisfree. कवि कहता है कि वह उठेगा. Arise means get up. Go now जाएगा. कहाँ जाएगा? To Innisfree. Innisfree is an island, is a place in India which is surrounded by lakes all around. एक ऐसी जगह है जो चारों ओर से झीलों से घिरी हुई है. कवि इस जगह पर जाना चाहता है. ओके, एंड स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर. क्योंकि बचपन में वो इस जगह जा चुका है तो कहता है वो एक बार फिर इस जगह जाएगा. एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर. वो यहाँ पर एक छोटा सा कैबिन मीन्स रूम और प्लेस और हाउस, एक छोटा सा घर बनाएगा. किस चीज का होगा ये घर? ऑफ क्ले एंड वेडल मेड. क्ले मीन्स मड, मिट्टी, मिट्टी का बना हुआ. वेडल्स
Wattles means network of mud and sticks used as building material. Wattles means sticks which are used for building a house. एक झोपड़ी या कच्चा घर, कुटिया बनाने के लिए जो छोटी मोटी लकड़ियां आदि प्रयोग करते हैं। यानी वो कहता है इस आइलैंड पर जाकर के वो अपना एक छोटा सा घर बनाएगा। ये घर मिट्टी का बना होगा, घास फूस के तिनकों से बना होगा। 9 bean rows will I have there। और क्या कहता है, जब उसे भूख लगेगी, वहां रहते समय उसे भूख लगेगी तो क्या होगा, 9 bean rows will I have there। That means वो वहां पर 9 rows लगाएगा बीन्स की। बीन्स क्या होता है, काइंड ऑफ वेजिटेबल, एक सब्जी होती है, इसकी सब्जी बनती है, वो बीन्स की रोज लगाएगा। सो दैट ही मे गेट सम फूड एज वेजिटेबल। एंड और क्या करेगा, a hive for the honey bee। a hive for the honey bee, वहां पर नेचुरल सराउंडिंग्स में उसे बी हाइव का नेचुरल हनी भी खाने को मिलेगा। ओके। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड। लिव अलोन, कभी वहां पर अकेले रहेगा, शांति से रहेगा। इन द बी लाउड ग्लेड। बी लाउड का मतलब means buzzing sound produced by the bees. There would be a lot of bees. They would make buzzing sound, and hearing this buzzing sound, he would feel peace in his heart. He would feel happiness of his mind and soul. तो क्या होगा, एंड लिव अलोन इन द बी अलाउड ग्लेड। ग्लेड मीन्स ओपन स्पेस ऑफ द फॉरेस्ट। उस जंगल के ओपन स्पेस में मधुमक्खियां भी बजिंग कर रही होंगी। उन बजिंग करती हुई मधुमक्खियों की आवाज को सुन करके वो मानसिक सुकून फील करेगा, वो शांति फील करेगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द हिंदी एक्सप्लेनेशन। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, कवि इनन्स ट्री नामक आइलैंड पर जाना चाहता है, जहां पर वो बचपन में कभी रह चुका है, उसने बचपन बिताया हुआ था। तो एक बार फिर वो इस जगह जाना चाहता है और वहां के प्राकृतिक सराउंडिंग्स को एंजॉय करना चाहता है, वहां पीसफुल सराउंडिंग्स में रहना चाहता है, मन और आत्मा की शांति को एंजॉय करना चाहता है। कहते हैं वो वहां पर जाएगा और एक छोटा सा घर बनाएगा, और ये घर उसका मिट्टी का, घास फूस का बना होगा, झोपड़े जैसा। और वहां पर जो जंगल का ओपन सराउंडिंग्स होगा, वहां उसे मधुमक्खियों के भिनभिनाने की आवाज भी सुनाई देगी, और ये आवाज उसको शांति देगी, मानसिक आनंद मिलेगा। ठीक है, ये फर्स्ट स्टैंजा का हिंदी एक्सप्लेनेशन। अब मैं इसको इंग्लिश में भी कर दूं। आपको इंग्लिश एक्सप्लेनेशन भी समझना चाहिए, although you are Hindi medium students, but you should also try to understand Hindi explanation. Okay? Students, here the poet refers to himself and says that he wants to go to Inan's Tree Island. Over there, he will build a small room or house for himself with clay and small sticks, which are used to make the walls or the fences of the cabin. As he will need some food to eat whenever he is feeling hungry, he will grow 9 rows. He will grow 9 rows of beans near his room, near his cottage. Also, he will get the honey from the honeybee hive. He says that the open space where he will build his room will be full of buzzing sound of the bees, and this buzzing sound of the bees will be soothing for his heart. He would feel mental peace, okay, and he will feel gladness.
नाउ स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सेकेंड स्टेंजा, मतलब दूसरा स्टेंजा। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, कवि कहता है उसको वहां पर कुछ सुकून मिलेगा। पीस मीन्स शांति मिलेगी। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, क्योंकि शांति कम्स उत्पन्न होती है हमेशा ड्रॉपिंग स्लो, दैट मीन्स स्लोली एंड ग्रेजुअली। ये शांति उसे धीरे धीरे मिलेगी। कवि इस इनंस फ्री आइलैंड में जाना चाहता है क्योंकि यहाँ का जो सराउंडिंग्स है वो नेचुरल है, यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी है, बहुत ही पीसफुल सराउंडिंग है, वो इसको एंजॉय करना चाहता है और वहाँ की शांति को अनुभूत करना चाहता है, अनुभव करना चाहता है। ये शांति उसे धीरे धीरे महसूस होगी जब वो वहां पर रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, ड्रॉपिंग मीन्स कमिंग स्लोली एंड ग्रेजुअली। नाउ सेकेंड लाइन ऑफ द सेकेंड स्टैंजा, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग मतलब जब सुबेरा होगा। ठीक है, जब सुबह होगी तो क्या होगा, कह रहे हैं कि जब उषा काल होगा, प्रातः काल होगा, तो उस समय शायद व्यू क्लियर नहीं होता है ड्यू टू क्लाउड्स। इन द मॉर्निंग इट इज क्लाउडी एंड द व्यू इज नॉट क्लियर। इट विल अपीयर एज इफ इट वाज वियरिंग अ काइंड ऑफ वेल। सुबह ऐसे लगेगी जैसे कि मानो इसने कोई घूंघट पहन रखा हो। ठीक है, एंड हैज हिडन इटसेल्फ, और लगेगा कि जैसे इसने अपने आप को छिपा लिया है। वेयर द क्रिकेट सीन्स, और उस समय जब क्रिकेट एक प्रकार का इंसेक्ट होता है, क्रिकेट विल सिंग अ काइंड ऑफ सॉन्ग एंड दिस सॉन्ग वुड बी वेरी प्लीजेंट। एक प्रकार का क्रिकेट इंसेक्ट होता है, मेल इंसेक्ट सिंगिंग करते हैं, तो ये सिंगिंग सुन करके उसके हार्ट को पीस और एंजॉय मिलेगा, उसको आनंद मिलेगा, उसके हृदय को सुकून मिलेगा। ओके, वो ये भी कहते हैं, क्या कहते हैं, देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर। मिडनाइट जब आधी रात होगी, ठीक है, ऑल ग्लिमर, ग्लिमर मीन्स शाइन। At midnight in the sky there will be stars, twinkling stars will be seen, and these stars look so beautiful. They look extremely beautiful and attractive. The scene of the sky at night with twinkling stars is so attractive. तो कवि को ये आधी रात के बाद का जो आकाश का दृश्य होगा बड़ा ही आकर्षक लगेगा, बड़ा ही सुंदर लगेगा। एंड नून पर्पल ग्लो, और जब दोपहर होगी उस समय सूरज कैसा लगेगा, दोपहरी पर्पल ग्लो, पर्पल कलर का होगा। उस समय दोपहरी कैसी लगेगी, पर्पल ग्लोइस होगी इसमें। विल आल्सो गिव हिम पीस, ये दोपहरी की जो गुनगुनाती हुई धूप होगी ये भी उसके हार्ट को आनंद या शांति दिलाएगी। ठीक है, एंड इवनिंग, और जब शाम होगी, फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, और शाम के समय वहां पर लिनेट अ काइंड ऑफ सिंगिंग बर्ड, एक छोटी सी सिंगिंग बर्ड होती है जो गा गा करके लोगों को आनंदित करती है। तो कवि कहता है शाम के समय वो लिनेट बर्ड का सॉन्ग सुनेगा और इस सॉन्ग को सुन करके आनंदित होएगा और मन में शांति महसूस करेगा। तो स्टूडेंट, मैंने आपको सेकेंड स्टैंजा का हिंदी एक्सप्लेनेशन किया, एक बार फिर बता दूं। कवि कहता है कि वो इस आइलैंड पर जाएगा और धीरे धीरे वो शांति या सुकून महसूस करेगा। सुबह के समय, क्योंकि सुबह का जो वातावरण होता है वो डल होता है, हो सकता है वहां पर क्लाउड्स हो, तो क्लाउड रूपी घूंघट में वहां का जो सराउंडिंग्स होगा वो हिडन होगा, शायद वो स्पष्ट रूप से देख ना पाए। ये दृश्य भी उसको शांति देगा, और जब आधी रात के समय आकाश में सितारे आएंगे और वो टिमटिमाएंगे, वो दृश्य भी बड़ा रोमांटिक होता है, बड़ा सुंदर होता है। ये दृश्य भी उसके मन को और हृदय को शांति देगा।
और दोपहर में जब गुनगुनाती धूप होगी, पर्पल ग्लो होगी उसमें, ये धूप भी उसको आनंद और सुकून देगी। और जब शाम होगी तो एक छोटी चिड़िया लिनेट का सॉन्ग वो सुन पाएगा, ये सॉन्ग भी उसको आनंद देगा। ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड explanation of this stanza. In this stanza the poet says that he will feel peaceful. इस स्टेंजा में कवि कहता है उसे आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी। एंड इट इज फेल्ट क्लाउडी एंड इट इज फेल्ट स्लोली। ये पीस कैसे आती है? स्लोली एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे आती है। इन मॉर्निंग टाइम व्हेन इट इज क्लाउडी द व्यू इज नॉट क्लियरली सीन, इट इज हिडन। जो दृश्य होता है क्लियरली सीन नहीं होता है, चीजें हमारे नजरों से हिडन होती हैं। Then it will appear as if the morning has worn a kind of veil. तो उसे ऐसा लगेगा जैसे कि मॉर्निंग ने एक प्रकार का घूंघट ओढ़ रखा है। ओके, एंड दिस विल आल्सो गिव हिम पीस ऑफ हार्ट एंड सोल। Then he says that when male cricket insect will sing, जब मेल क्रिकेट इंसेक्ट सिंग करेगा, गीत गाएगा, a song that sound will bring him a piece of heart. तो क्रिकेट की सिंगिंग साउंड भी उसके हार्ट में एक प्रकार का सुकून लाएगा। He also says that at midnight when the stars are seen twinkling, the scene is very beautiful. This scene will also provide him peace and beauty of heart. And at afternoon when the sunlight will give a purplish glow, it will also give him peace. And during evening when linnet bird will sing, it will also give him pleasure and mental peace. He will enjoy it. Okay, now third stanza. I will arise and go. कवि कहता है कि वो उठेगा और जाएगा वहां पर फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, क्योंकि वो दिन रात क्या होता है, डे एंड नाइट ऑल द टाइम, हर समय उसके मेमोरी में एक ही बात गूंजती रहती है कि वो कैसे इस आइलैंड पर जाए एक बार फिर और वहां की नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करे। बिकॉज वंस इन हिज चाइल्डहुड डेज poet has been there, he had lived there, and now once again he want to go there and want to enjoy the peaceful surroundings, want to enjoy the natural surroundings of that place which are very appealing, जो बहुत आकर्षक है उसके लिए। ठीक है, वो एक बार फिर यहाँ पर जाना चाहता है, उसके मन में दिन रात एक ही विचार आता रहता है। I hear lake water lapping with low sounds by the shore. और कवि क्या करता है, कह रहा है hear the lake water, जो झील का पानी है उसके गिरने की आवाज सुनता है। lapping means striking, टकराते हुए, with low sounds, that means whenever lake water falls from a distance a kind of sound is produced. Whenever lake water hits the shore, a kind of sound or music is created. एक प्रकार का म्यूजिक या साउंड क्रिएट होता है, तो इस साउंड को वो सुनना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है। While I stand on the roadway, और कहता है जब वो सड़क पर खड़ा होगा, और on the pavement's grey, pavement means फुटपाथ, जब वो किसी सड़क पर खड़ा होगा या फुटपाथ पर जो डल है, ग्रे यहाँ पर, ग्रे का मतलब डल। ओके, जब डल फुटपाथ पर खड़ा होगा या किसी सड़क पर खड़ा होगा, आई हियर इन द डीप हार्ट को, वो ये सारी आवाज, ये सुंदर दृश्य, ये एक प्रकार का म्यूजिक अपने दिल की गहराई में महसूस करता है। डीप मीन्स गहराई में, हार्ट स्कोर मीन्स इनर मोस्ट ऑफ द हार्ट, वो ये सारी चीजें अपने दिल की गहराई में फील करता है। Okay students, now you have to revise all this poem seriously. You have to watch this video again and again.
विद्यार्थियों, अगर आप पोयम सीरियसली पढ़ते हैं, आपको हिंदी और इंग्लिश एक्सप्लेनेशन सही से समझ में आ जाता है, आई थिंक देयर इज नो एनी डिफिकल्टी इफ एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड, यू कैन आंसर दैट क्वेश्चन इजीली। और अगर आपको उसका हिंदी या इंग्लिश मीनिंग एक्सप्लेन नहीं समझ में आता है तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप सबसे पहले पोयम को हिंदी एक्सप्लेनेशन और इंग्लिश एक्सप्लेनेशन समझने की कोशिश करें, मीनिंग भी नोट डाउन करें, उनको याद करें। ठीक है, बार बार इस वीडियो को देखें, आपको डेफिनेटली पूरी पोयम प्रिपेयर हो जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इसकी बैक साइड की एक्सरसाइज भी आसानी से कर लेंगे। एंड आई वुड लाइक एडवाइस यू, मैं आपको सलाह करता हूं, सजेस्ट करता हूं कि बैक साइड की एक्सरसाइज आप सेल्फ करें। मैं तो आपको कराऊंगा, बट आप पहले से सेल्फ करिए और फिर टैली करना। ओके, सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास। Myself Rakesh Kumar, साइंस टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। साइंस क्लास में 7th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आपने पिछली क्लास में चैप्टर परिसंचरण तंत्र एवं उत्सर्जन तंत्र में हृदय के पहले का पार्ट पढ़ लिया था। हृदय के बारे में भी थोड़ा बहुत धमनी के बारे में आपने पढ़ा था, लेकिन आज हृदय से ही स्टार्ट कर देते हैं फिर से। तो हृदय क्या है और ये किस तरीके से परिसंचरण का रोल अदा करता है। तो मनुष्य का हृदय मुट्ठी के आकार का होता है, जैसे मुट्ठी है इस आकार का होता है। ये मजबूत शंक्वाकार पेशीय अंग है। ये अनैच्छिक मांसपेशियों के द्वारा निर्मित होता है। यानी मांसपेशियां 2 प्रकार की होती हैं, एक ऐच्छिक और दूसरी अनैच्छिक। ऐच्छिक का मतलब है जो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, यानी हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, वो मांसपेशियां ऐच्छिक कहलाती हैं। दूसरी मांसपेशियां हैं अनैच्छिक, वे मांसपेशियां जो हमारी इच्छाओं के कंट्रोल में नहीं होती हैं, यानी हम उनको रोकना चाहें तो हम रोक नहीं सकते हैं, तो उन पेशियों को अनैच्छिक पेशियां कहते हैं। शायद अनैच्छिक पेशियां आप समझ गए होंगे, जो जिनमें हमारी इच्छा का कंट्रोल नहीं होता है, वो पेशियां अनैच्छिक पेशियां होती हैं। यानी हृदय में जो पेशियां पाई जाती हैं वो अनैच्छिक पेशियां होती हैं। हमारी इच्छा ना हो, अगर हम उसको बंद करना चाहें तो भी हम बंद नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो अनैच्छिक पेशियां होती हैं। तो वो बराबर अपनी क्रमाकुंचन की गति करती रहती हैं, जिससे हृदय सिकुड़ता और फैलता रहता है। ये हमारे कंट्रोल के बाहर है कि अगर हम रोकना चाहें तो रोक सकते हैं, इट इज इम्पॉसिबल, यानी हम रोक नहीं सकते हैं। तो हृदय बराबर अपना कार्य करता रहता है। वो अनैच्छिक पेशियों, याद रखिएगा, हृदय अनैच्छिक पेशियों से बना होता है। अब हृदय के, मानव हृदय के 4 कोष्ठ होते हैं। नंबर 1 आलिंद, और नंबर 2 निलय। आलिंद और निलय। तो आलिंद भी 2 होते हैं, एक होता है दायां आलिंद और दूसरा होता है बायां आलिंद। यानी दायां आलिंद और बायां आलिंद। इसी प्रकार से निलय भी 2 होते हैं। नंबर 1 दायां निलय और नंबर 2 बायां निलय। ये दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय। निलय
यानी आलिंद जो होता है वो हृदय का मध्य से ऊपरी भाग आलिंद होता है। उसके भी दो पार्ट होते हैं, दो कोष्ठ होते हैं, यानी ये कोष्ठ केवल एक सघन ऊतक के द्वारा डिवाइड किए जाते हैं। नीचे वाला पार्ट निलय होता है, ये भी दो पार्टों में डिवाइड होता है। उसमें भी ऊतकों के द्वारा ही बीच में एक मोटी थिक वाल होती है, बस उसके द्वारा ही ये अलग अलग होते हैं। अब दायां आलिंद और दायां निलय ये दाईं तरफ होंगे और बायां आलिंद और बायां निलय बाईं तरफ होंगे। दोनों का अलग अलग रोल है। हृदय जब गति करता है तो उसके गति में फैलना और सिकुड़ना सम्मिलित है। एक बार वो फैलता है और एक बार सिकुड़ता है। जब वो हृदय फैलता है तब दायां आलिंद और दायां निलय में रक्त शरीर के सभी भागों से वापस लाया जाता है। यानी वो रक्त अपशिष्ट गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य अपशिष्ट पदार्थों से युक्त होता है। और जब हृदय सिकुड़ता है तो जो शुद्ध रक्त यानी बायां निलय, बायां आलिंद और बायां निलय में जो रक्त होता है, ये शुद्ध रक्त होता है। जब हृदय सिकुड़ता है तो वो सिराओं के द्वारा पंप कर देता है, धमनी के द्वारा, और जब पंप करता है तो वो पूरे शरीर में, संपूर्ण शरीर में रक्त भेजने का कार्य स्टार्ट कर देता है। और ये क्रिया बराबर चलती रहती है, जिससे हृदय की गति बराबर, हृदय बराबर धड़कता रहता है। तो अब इसमें से जानना ये है कि दायां आलिंद और दायां निलय का जो पार्टीशन होता है वो एक वाल्व द्वारा होता है। यानी वाल्व होते हैं, हृदय में 7 वाल्व होते हैं। अगर कोई भी वाल्व गड़बड़ कर रहा है, लीक कर रहा है, तो उसका इफेक्ट बॉडी पर बहुत जल्दी दिखाई देने लगता है। जैसे कोई वाल्व लीक होने का सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो उस आदमी में घबराहट उत्पन्न होने लगेगी, यानी डरना शुरू हो जाएगा और घबराहट शुरू हो जाएगी। तो इससे ये पता चलता है कि उसके हृदय का कोई न कोई वाल्व लीक कर रहा है। तो दायां आलिंद और दायां निलय को एक वाल्व द्वारा कनेक्शन होता है। इसी प्रकार से बायां आलिंद और बाएं निलय का भी कनेक्शन होता है एक वाल्व द्वारा। शरीर से रक्त दाएं आलिंद में आता है, दाएं आलिंद से दायां निलय में जाता है, और निलय फुफ्फुस धमनियों के द्वारा संपर्क में, फेफड़ों के संपर्क में आकर के यहाँ पर ऑक्सीजन यानी गैसों का आदान प्रदान करता है। पहले कहाँ आया? शरीर से दायां आलिंद में आया। दायां आलिंद में इकट्ठे होने के बाद वाल्व के द्वारा दाएं निलय में भेज दिया जाता है, और दाएं निलय में जब आता है तो ये फुफ्फुस धमनियों के संपर्क में आकर ये फेफड़ों तक सर्कुलेट किया जाता है, जहां पर गैसों का आदान प्रदान होता है। अब गैसों का आदान प्रदान क्या है? यानी जो शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य गैसें लाई गई हैं वो फेफड़ों को दे देना, और श्वसन द्वारा अवशोषित ऑक्सीजन यानी फेफड़ों द्वारा जो ऑक्सीजन अवशोषित की गई है उस ऑक्सीजन को रक्त में मिला देना। तो ये आदान प्रदान जैसे ही हो जाता है तो दाएं निलय से रक्त फिर से बाएं आलिंद में पहुंचता है, बाएं आलिंद से बाएं निलय में पहुंचता है, बाएं निलय से फिर वो बाएं आलिंद में जाता है, और बाएं आलिंद से क्रमाकुंचन क्रिया द्वारा फिर से धमनी द्वारा पूरे शरीर में फिर से परिसंचरण के लिए यानी ऑक्सीजन लेकर के रक्त को भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार से हृदय हमारा बराबर कार्य करता रहता है। अगला है रक्त परिसंचरण। तो मैंने रक्त का परिसंचरण भी इसी के माध्यम से बता दिया। रक्त परिसंचरण में पहले है हमारा क्या? धमनी, और फिर सिराएं। धमनी द्वारा
धमनी हृदय से लगी हुई होती हैं और धमनियों द्वारा रक्त को बाहर भेजा जाता है शरीर में, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे शरीर में भेजने के लिए। फिर वो सिराओं में जाता है और सिराओं से और महीन छोटी छोटी पतली पतली नलिकाएं होती हैं, उनमें पहुंचकर शरीर के सभी अंग सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है, जिससे ऑक्सीजन पूरे शरीर में पहुंच जाती है। ऑक्सीजन गैस ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमको ऊर्जा मिलती है। अगर ऑक्सीजन न हो तो हमारे भोजन की कोई वैल्यू नहीं है, वो हमें कोई ऊर्जा नहीं दे सकता है। और ऊर्जा को भी शायद आपको मालूम होगा कि हर कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, पार्ट एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया तक ऑक्सीजन सभी कोशिकाओं में जाएगी और माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित ग्लूकोज का विखंडन करेगी, जिससे ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो ऊर्जा तो हमको काम करने के लिए मिल गई और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में घुल करके अशुद्ध रक्त के रूप में फिर से वो हृदय में ले जाई जाती है। तो इस प्रकार से रक्त का परिसंचरण भी पूरे शरीर में चलता रहता है। अब आता है परिसंचरण कई प्रकार से होता है, अलग अलग लोगों में कई प्रकार से होता है। जैसे मैंने तो ये मनुष्य के शरीर के बारे में यानी मानव शरीर की रचना के बारे में, हृदय के बारे में बता दिया, लेकिन कुछ जंतु ऐसे हैं जैसे मछली में एकल संचरण द्वारा परिसंचरण होता है, यानी हृदय से मछली में जो परिसंचरण होता है वो हृदय से, क्योंकि मछली का हृदय एक गोल सर्किल के आकार का होता है, उसमें से जो जब प्रेशर पड़ता है या क्रमकुंचन की गति होती है तो उससे पंप किया हुआ रक्त पूरे शरीर में जाता है। और कहाँ से होकर जाता है? वो पहले गिल तक जाता है, उसका श्वसन छिद्र गिल है, गिल में सर्कुलेट होगा और उससे ऑक्सीजन लेगा और पूरे शरीर में टर्न करेगा, इसके बाद फिर से हृदय में आ जाएगा। तो ये एकल क्रिया है। तो मछली में एकल प्रणाली द्वारा यानी एकल परिसंचरण होता है। बाकी सभी में स्तनधारी यानी मैमेलिया वर्ग के जितने भी जंतु हैं उनमें सब में दोहरा परिसंचरण होता है, जैसा कि मैंने अभी हृदय को मनुष्य में बताया था। अब हृदय स्पंदन और नाड़ी। हृदय स्पंदन, हृदय स्पंदन, हृदय स्पंदन में यानी पल्मोनरी परिसंचरण के सिकुड़ने व फैलने से हृदय स्पंदित करता है। पल्मोनरी परिसंचरण द्वारा वो क्रमाकुंचन गति, जैसे मैंने बताया, अरेखित पेशियों से बना होता है और उनमें अरेखित पेशियों अनैच्छिक पेशियों से बना होता है। वो उनमें क्रमाकुंचन की गति जो होती है वो पल्मोनरी परिसंचरण के कारण होती है। शिशु का हृदय 1 मिनट में, यानी जो नवजात शिशु होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं 1 वर्ष तक के, उनमें उनका हृदय 1 मिनट में 90 से 100 बार धड़कता है। लगभग 1 मिनट में यानी शिशु में हृदय 90 से 100 बार लगभग 1 मिनट में धड़कता है। और एडल्ट प्रौढ़ में ये क्रिया 1 मिनट में 72 बार धड़कने की होती है। और डॉक्टर भी चूंकि नाड़ी के सिस्टम से 72 बार को गिन करके और वो चेक कर लेता है कि किस प्रकार से हृदय की धड़कन चल रही है और बीमारी क्या है, उससे ये उसको पता चल जाता है। इसको यानी हृदय की धड़कन को देखने के लिए एक यंत्र बनाया गया हुआ है जिसको कहते हैं स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप बिगड़ी भाषा में आप कहते हैं आला। एक डॉक्टर अपने उसमें गर्दन में डाले घूमता रहता है और कान में लगाता है, फिर उसका दूसरा पार्ट हृदय में ऐसे लगाता है इधर और उसकी धड़कन को पता लगाता है, उसे स्टेथोस्कोप कहते हैं। यह उपकरण यानी स्टेथोस्कोप
हृदय स्पंदन की आवाज का निरीक्षण करता है। तो आप परिसंचरण तंत्र के बारे में आपने पूरा अध्ययन कर लिया। अब आगे नेक्स्ट क्लास में हम पाचन तंत्र के बारे में आपको बताएंगे। थैंक यू। स्वागतम। मैं रेणुलता पांडे, संस्कृत शिक्षिका, शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। बच्चों, आज मैं आपको यानी 7th क्लास हिंदी मीडियम चौथा पाठ पराधीनता नेच्छामि, पराधीनता नहीं चाहता हूँ या गुलामी नहीं चाहता हूँ, ये है आपके चौथे पाठ का शीर्षक। बच्चों, मैं हर वीडियो में आपको रिमाइंड कराती हूँ कि आपकी बुक में जो पाठ का सीक्वेंस है ना, वो गलत दिया हुआ है। यहाँ पर पंचमा पाठा लिखा हुआ है, लेकिन ये सीक्वेंस में चतुर्था पाठा है। ठीक है, तो आप उसे काट करके सही कर लीजिएगा। तो एक्सरसाइज अनुशीलनम यानी कि अभ्यास कर। ठीक है, ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस जो आपकी रन कर रही हैं, इसे आप सीरियसली लें। आप घर पर ही गहनता से अध्ययन करिए, क्योंकि ये बहुत कठिन समय चल रहा है। आपको घर पे रहकर ही बहुत गंभीरता से पढ़ाई करनी है, अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। समझ में आ रहा है? तो इसे आप अच्छी तरह से रुचिपूर्वक पढ़ें, जो आपकी ये क्लासेस चल रही है। ठीक है, तो बच्चों, ये अनुशीलनम में 2 एक्सरसाइज मैं करा चुकी हूँ। तीसरी एक्सरसाइज है निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पहला है मैं गीदड़ हूँ, तो इसका अनुवाद होगा अहम वृकाः अस्मि। ठीक है, दूसरा है मैं जंगल में रहता हूं, तो अहम वने वसामि। ठीक है, ये इसका अनुवाद होगा। फिर है पराधीनता से मैं जंगल को श्रेष्ठ मानता हूं, पराधीनतायाः अहम वनम श्रेष्ठम जानामि। ठीक है, मेरा मालिक मुझे रोटी देता है, मम स्वामी मह्यम। जब किसी को कुछ दिया जाता है तो उसमें चतुर्थी होती है। ठीक है, मह्यम पोलिकाम ददाति, पोलिकाम ददाति। मेरा मालिक मुझे रोटी देता है, इसका ये संस्कृत अनुवाद होगा। ठीक है, फिर लास्ट है मैं शिकार के लिए यहाँ आया हूं, अहम आखेटनाय अत्र आगच्छामि। यहाँ की संस्कृत अत्र। ठीक है, तो फिर से देखें, मैं गीदड़ हूं, इसका संस्कृत अनुवाद होगा अहम वृकाः अस्मि। मैं जंगल में रहता हूं, अहम वने वसामि। पराधीनता से मैं जंगल को श्रेष्ठ मानता हूं, पराधीनतायाः अहम वनम श्रेष्ठम जानामि। मेरा मालिक मुझे रोटी देता है, मम स्वामी मह्यम पोलिकाम ददाति, पोलिकाम रोटी। मैं शिकार के लिए यहाँ आया हूँ, अहम आखेटनाय अत्र आगच्छामि। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज नंबर 3 है बच्चों। इसके बाद देखें एक्सरसाइज नंबर 4।
देखिए, निम्नलिखित शब्दों की वाक्य रचना संस्कृत में कीजिए, यानी कि आपको संस्कृत में वाक्य बनाने हैं। पहला शब्द है पालिता सारमेया, यानी पालतू कुत्ता। इसका सेंटेंस है पालिता सारमेया वनम अगच्छत्। मया का वाक्य बनेगा मया पुस्तकम पठितम। शशकस्य सह शशकस्य आखेटाय अगच्छत्। काठिन्येन अहम अतीव काठिन्येन भोजनम लेभे। अरण्ये अरण्ये बहवः पशवः आसन्। मम शब्द का वाक्य बनेगा मोहना मम भ्राता अस्ति। ठीक है, तो इस तरह से इन शब्दों का ये वाक्य प्रयोग हुआ है, यानी वाक्य रचना है। अब आइए एक्सरसाइज नंबर 5 पर। एक्सरसाइज नंबर 5, ये 4 आपकी कंप्लीट हो गई है। अब है एक्सरसाइज नंबर 5। तो इसमें है निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण और विशेष्य पहचानिए। एक्सरसाइज नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण और विशेष्य पहचानिए। विशेषण और विशेष्य पहचानिए। शब्द है का, खा, गा, घा, अंगा, चा। ठीक है, इसमें आपको विशेषण और विशेष्य पहचानना है। विशेषण और विशेष्य। बच्चों, विशेषण क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेषण होता है, और जिसके माध्यम से बताई जाती है, जिसके द्वारा बताई जाती है विशेषता, वो होता है विशेष्य। तो देखिए, चर्म पट्टिकाम, चर्म पट्टिकाम। ठीक है, स्वाधीनम जीवनम, ये दूसरा है स्वाधीनम जीवनम। फिर है पराधीनेन जीवनेन, पराधीनेन जीवनेन। मधुरम दुग्धम, मधुरम दुग्धम। इसमें आपको बताना है कि विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। वृत्ताकारम पोलिकाम, वृत्ताकारम पोलिकाम। ठीक है, पालितम सारमेयम, पालितम सारमेयम। ठीक है, तो बच्चों ये जो शब्द दिए हुए हैं, इनमें आपको ये बताना है कि विशेषण क्या है और विशेष है। अब चर्म पट्टिकाम में चर्म है विशेषण और पट्टिकाम है विशेष्य। ठीक है, स्वाधीनम है विशेषण इसमें, और जीवनम है विशेष्य। ठीक है, जीवनम है विशेष्य। पराधीनेन है विशेषण, पराधीनेन विशेषण है, और विशेष्य क्या है? जीवनेन। मधुरम विशेषण है और दुग्धम विशेष्य है। वृत्ताकारम विशेषण है और विशेष्य है पोलिकाम। पालितम विशेषण है और सारमेयम विशेष्य है। जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य होता है। ठीक है, तो चर्म विशेष
पट्टिकाम विशेष्य, ठीक है। स्वाधीनम विशेषण है, जीवनम विशेष्य, पराधीनेन विशेषण विशेष्य जीवनेन, मधुरम विशेषण दुग्धम विशेष्य, वृत्ताकारम विशेषण है और पोलिकाम विशेष्य, पालितम विशेषण है और सारमेयम विशेष्य। क्लियर? तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 5। अब बच्चों एक्सरसाइज नंबर 6 देखें। शब्द रूपों में विभक्ति और वचन पहचानिए। शब्द रूपों में विभक्ति और वचन पहचानिए। और वचन पहचानिए। ये है एक्सरसाइज नंबर 6। तो शब्द है, देखिए, का, खा, गा, घा, अंगा। समीपे, आंखें टिकाए, अवसरम, अवसरम, मह्यम, वो सार में, वो सार में। ठीक है। अब इसमें आपको विभक्ति और वचन लिखना है। तो समीपे है, सप्तमी एक वचन, सप्तमी एक वचन। आंखें टिकाए, चतुर्थी एक वचन, चतुर्थी एक वचन। अवसरम है, द्वितीया एक वचन, द्वितीया एक वचन। मह्यम चतुर्थी एक वचन, चतुर्थी एक वचन। भो सारमेया है संबोधन। ठीक है, संबोधन में एक वचन। ठीक है, संबोधन में विभक्ति कौन सी होती है? प्रथमा होती है, ये आपको पता है। ठीक है, और यहां एक वचन। ठीक है बच्चों, समीपे सप्तमी एक वचन है, आंखें टिकाए चतुर्थी एक वचन, अवसरम द्वितीय एक वचन, मह्यम चतुर्थी एक वचन, भो सारमेया संबोधन प्रथमा एक वचन। क्लियर? तो बच्चों इसके बाद आती है एक्सरसाइज नंबर 7। धातुओं के लकार पुरुष और वचन पहचानिए। धातुओं के लकार पुरुष और वचन पहचानिए। ठीक है, इसमें है का, खा, गा, घा, अंगा। करिष्यति, अस्ति, दास्यति, अनुकरोति, स्थास्यामि। ठीक है बच्चों, तो इनके लकार पुरुष और वचन है। ये है लिट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। क्लियर? करिष्यति लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ये लट लकार
प्रथम पुरुष एक वचन। फिर ये लिट लकार है, ये भी प्रथम पुरुष एक वचन है। ये लट लकार है, ये भी प्रथम पुरुष एक वचन। ये लिट लकार है यानी भविष्यकाल उत्तम पुरुष, ये है उत्तम पुरुष और एक वचन। ठीक है। करिष्यति लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, अस्ति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, दास्यति लिट लकार यानी भविष्यकाल प्रथम पुरुष एक वचन, अनुकरोति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, स्थास्यामि लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही आप इसको पेंसिल से अपनी बुक में फिल करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज है 8, संधि विक्षेप कीजिए। संधि विक्षेप कीजिए। ठीक है। पहला है तदैव, इसका विच्छेद होगा तदा धन ए। ठीक है। दूसरा है कस्त्वम, इसका विच्छेद होगा काह प्लस त्वम। ये बच्चों ये विसर्ग संधि है। ठीक है। फिर है अरण्य, अरण्य, तो इसका होगा अरणि प्लस ए। ठीक है। इतस्ततः, इसका होगा विच्छेद इतः प्लस ततः। ठीक है। तदैव का संधि विच्छेद तदा धनेव, कस्त्वम का कहा धन त्वम, अरण्य अरण्य प्लस ए, इतस्ततः इतः प्लस ततः। ठीक है। अब देखिए ये का पोर्शन था बच्चों, अब इसी का खा देखिए, संधि कीजिए, संधि कीजिए। पहला है रिध धन धी, इसका होगा संधि रिद्धि। ठीक है। जगत धन ईश्वरः, इसकी संधि होगी जगदीश्वरः। ठीक है। सत प्लस जना, सत प्लस जना की संधि होगी सज्जना। ठीक है। और बच्चों जो ये वाच धन चौथी संधि दी है, ये आपकी बुक में मिसप्रिंट है। अच्छा, इसको मैं नहीं सॉल्व करा रही हूँ। तो रिद धन धी की संधि होगी रिद्धि, जगत धन ईश्वरः की संधि होगी जगदीश्वरः, सत धन जनः की संधि होगी सज्जना। ठीक है। और चौथा जो है वो रॉन्ग है, इसलिए मैं नहीं करा रही हूँ। ठीक है। और बहुविकल्पी प्रश्न में देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न, इसमें पहले का होगा, बस दो ही बहुविकल्पी है बच्चों, तो खा नंबर होगा वसतः, और दूसरे का घा नंबर होगा शशकस्य, शशकस्य। ठीक है। इन्हें आप टिक मार्क लगा देंगे। ओके। तो ये बहुविकल्पी प्रश्न के साथ बच्चों आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है। ये सारी एक्सरसाइज आप पेंसिल से फिल करेंगे अपनी बुक पे। सभी बच्चे अपना कार्य समय से पूरा कर दे रहे हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।